इंडिया के सभी दर्शकों से भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हमारे सामने तुषार अर्जुन जी, जो असम से हैं और बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं और मल्टीपल टैलेंट है, क्योंकि ये सिंगर है, एक्टर है, डायरेक्टर है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये माँ गायत्री स्टूडियो में आके उनको कैसा लगा और उमेश भाई के एक्सपीरियंस और उनकी दोस्ती कितनी गहरी है, हम सब जानते हैं। नमस्कार। ये स्टूडियो एक्चुअली स्टूडियो नहीं है, ये मेरे दोस्त का एक सपना है और सपना आज साकार हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों से ये बहुत कोशिश कर रहे, हम लोग शायद आज 13-14 साल हो गए हम लोग जुड़े हुए हैं और तब से इन्होंने जितने भी लोकेशन शिफ्ट किए, हर जगह मैंने गाया है इनके लिए। लेकिन हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे, मेरे एक दिन मेरा एक अच्छा स्टूडियो होगा, इतना अच्छा था। तो वो सपना आज साकार होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए स्टूडियो हो सकता है या किसी के लिए स्टूडियो, आपके लिए भी स्टूडियो हो सकता है, लेकिन उनके लिए एक सपना है और इस स्टूडियो को अच्छे तरह से उन्होंने अपने हिसाब से बुना है। तो जब मैं आज थोड़ा सुबह आना था पूजा के टाइम पे, तो हम लोगों को तो आर्टिस्टों का तो मालूम है कि रात को बहुत तकलीफ होता है, लेट होता है। तो अभी आया, आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। आने के बाद मैंने देखा तो एंट्री से लेके पूरा अभी तक स्टूडियो के अंदर बाहर सब मुझे लगा कि एकदम जस्ट लाइक ए वेरी पॉजिटिव एनर्जी। मैंने उसको बोला कि भाई तुमने जो डिज़ाइन किया था एग्जैक्टली वही निकला और आपने जो मेरे व्यक्तित्व बताया उसमें से सिर्फ एक डायरेक्टर हटा दीजिए, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाए। सिंगर एंड एक्टर बोल सकते हैं, डायरेक्टर नहीं हूँ मैं। ताकि सर, इतना अच्छा हिंदी, इतना अच्छा भोजपुरी और इतना अच्छा आपके और भी कई भाषाएं हैं, जो कैसे सुधार लिया यार सर? जनरली हो नहीं पाता है। एक हेमंता विश्व शर्मा है, एक आप हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लगता है भाषा को अपने साचा में डालने के लिए। हमारे सीएम सर तो क्या पता है, उनकी हिंदी सुन के लिए उनको देखते हैं। भाषाओं से बहुत प्यार है और मैं बहुत सारा अभी तक 8-9 भाषा में गा चुका हूँ। और भाषा सीखना एक मतलब कला बोल के हम बोल नहीं सकते, वो रूह से आना चाहिए। तो मेरे लिए जब भी मैं किसी भाषा से जुड़ता हूँ, जैसे महाराष्ट्र में मराठी अभी गाता हूँ, मराठी बोल सकता हूँ। कितने भाषा में आप गाना गा लेते हैं? अभी तक रिकॉर्ड में तो 8-9 हो गया। 8-9 भाषा में आप गाना गा चुके हो। जो आजकल के जो लोग हैं, स्ट्रगलर हैं, और उसके लिए किस तरह से देखते हैं? आपके जीवन में स्ट्रगल कितना मायने रखता है? आपने जो जिस मुकाम पे भी हासिल किया है, किससे देखते हैं इसको? मेरे हिसाब से ना एक्चुअली ये जो एक प्रचलन बहुत पहले से चला हुआ है, स्ट्रगल, ये स्ट्रगल वर्ड ही हटा देना चाहिए। स्ट्रगल बोल के कोई वर्ड है ही नहीं एक्चुअली। तो आप अगर स्ट्रगल बोलते, मैं भी बोलता था पहले, मैं क्या कर रहे हैं, हाँ मैं कष्ट तकलीफ़ कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल वर्ड ही नहीं होता एक्चुअली। आप आजकल का जो माहौल है, आजकल का माहौल में सबसे पहले आप अपना कुंडली खुद लिख सकते हो। एआई का ज़माना आ गया है और ख़तरनाक हो गया। तो आप सबसे पहले चीज़ आप अपने टैलेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। और मुंबई में हर कोई आता है, टैलेंटेड ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं। अपना रियाज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी ज़माना उल्टा रास्ते पे चल रहा है। कोई भी चैनल वाला हो, कोई भी आपको एंटरटेन जल्दी करता है जब देखता है कि आपके प्रोफाइल में इतने लोग हैं, इतने लोग देखेंगे। तो उसका फंडा ये है कि मैं अगर फलाना ढिंका को मैं अगर लूँगा तो उसका अगर 1 मिलियन फॉलोअर है, तो वो चाहे मैं कुछ भी कचरा भी डालूँ तो 1 मिलियन फॉलोअर तक तो पहुँच जाएगा। दिस इज़ द बेसिक एक फॉर्मूला होता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पहले के ज़माने से अब खुद ही सोचिए, हमारे जो लीजेंड्स है उनके प्रोफाइल में जाके चेक करने से देखिए 2 लाख 2.5 लाख फॉलोअर्स है। और जो अभी के ज़माने के कुछ है आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड है सब, वो लोग अभी 20 मिलियन 30 मिलियन फॉलोअर्स है। तो बड़ा कौन हुआ? तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, समय से सब चलता है। लेकिन असली कलाकार वही होता है जो तैयार होकर रियाज़ करके आते हैं। क्योंकि आप हो सकता है सब किस्मत से होता है, यहाँ सब किस्मत ही चलता है। आप बहुत अच्छे गा रहे हो, बच्चे टैलेंटेड हो, सब कुछ सब चीज़ में आप मतलब पारदर्शी हो, लेकिन आपका अगर मुकद्दर में अगर थोड़ा किस्मत में गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यही है, बाकी तो टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है आपका। आप अगर कहीं आपको अगर मैंने सर पे चढ़ा दिया, बहुत ऊपर आपको चढ़ा दिया, लेकिन आप अगर गा ही नहीं पा रहे हो, तो आप कितने छिप के चलोगे, कितने मेकअप लगा के, कितने ड्रेसअप करके आप कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? क्योंकि आदमी माइक ऐसा एक चीज़ है जिसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये उमेश जब रिकॉर्ड करता है, उसको मेरे से ज़्यादा उसको सब कुंडली मालूम है, किस आर्टिस्ट का कितना सुर कहाँ जाता है, कितना तक जाता है, क्योंकि वो मेन आदमी है, वही ठीक करता है सब। तो माइक के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। सर, नए जो टैलेंटेड है,
अगर इस लाइन में आना है तो किस तरह से आप उसको गाइड करेंगे, अगर कोई अगर ब्रीफ देना, मैसेज देना हो तो? 100% आप लोग रियाज़ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत गलत तरीके में जा रहे हैं। हम लोग जितना टाइम रियाज़ में देना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग इंस्टाग्राम बोल के ये बहुत बोलना नहीं चाहिए, हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म में हम लोग दे रहे हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं कि कौन कितना क्या कर रहा है, उसी चक्कर में हम लोग क्या होता है, अपना रियाज़ भूल जाते हैं। तो सोशल मीडिया में अपना वर्चस्व रखने के लिए अपना काम कीजिए, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप आपको तैयार कीजिए, तो फिर आप आगे यहाँ काम कर पाएंगे। सर, जो लोग आते हैं उसको, कई लोग को बहुत जल्दी आगे जाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लोगों के सामने झुक जाते हैं। आज कई सारे स्टोरी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे लोग पे किस तरह से देखते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है और क्या गाइड करते हैं? नहीं, वो तो एक सिस्टम है और उस सिस्टम को कोई चेंज नहीं कर पाता है। मैं भी बोल नहीं पाऊँगा उस वाक्य में, क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं किया है। और सच्चा कलाकार हमेशा झुका हुआ रहता है। इसका मतलब इतना झुको नहीं कि लेट जाओ, उतना नहीं, झुका हुआ रहना चाहिए, क्योंकि हमने अपने गुरुओं से, बुजुर्गों से सुना है कि जो क्या बोलते, जो पेड़ फल देता है वो हमेशा झुका रहता है। इस लाइन में एक बहुत माने में चीज़ें सुना है, काम जो कहावतें चल रही है, काम मिलना बड़ी बात नहीं है, काम करके पैसा निकाल लेना बड़ी बात होती है। और ये इस लाइन में देखा है, बहुत लोग को काम करने के बाद स्ट्रगल करते हुए, भाई मेरा पैसा निकाल दो। मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आए हैं, मैंने काम किया है, इतना लाख रुपया अटका है, दे नहीं रहा है, प्रोड्यूसर ऐसा है वैसा है। तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और बहुत आगे से हमारे जितने भी लीजेंड्स है, उन लोग जो आज है उन नहीं है, वो लोग भी ये सब देख चुके हैं। लोग मेहनत करके, बहुत सारे लोगों को मेहनताना नहीं मिलता है। ये केसेस मैंने बहुत देखने को मिला है, जो मेरे पास भी कई सारे लोग आए हैं जो भाई काम किया है, पैसे नहीं मिल रहे। जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे लोग? और एक जो पैटर्न अगर आगे इसका कंटिन्यू हो गया, अगर कंटिन्यू चला तो लोग आगे कर पाएगा? तो ये तो कलाकारों की दुख भरी दास्तान है और ये बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। मुझे लगता है कि कलाकारों का पैसा ना कोई उसका मेहनत का, क्योंकि कलाकार वो दूसरा काम भी नहीं कर पाता ना, और सर्वाइवल इतना हार्ड हो जाता है कि जब तक आपका चमक रहता है तब तक आपका सब कुछ होता है। चमक ख़त्म तो सब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कलाकार, और सब साइड किनारा भी कर लेता है। तो कलाकारों को पैसा ना कोई दबाना नहीं चाहिए, और ये सिस्टम एक मानसिकता है। तो अगर किसी ने मेहनत किया है तो उस मेहनत का उसको पैसा ज़रूरी है देना। एक चीज़ मैंने देखा है, चाहे लोग तो ऐसा आप भी महसूस कर रहे होंगे, एक टाइम आने के बाद लोगों में एटीट्यूड आ जाते हैं, टेंटम आते हैं, अपने काफ़ी भोकाल लेके चलते हैं, चीज़ें होता है जब एक पिक पे आ जाता है। तो इसको कैसे देखते हैं? लोगों को ये ज़रूरी है या फिर ऐसे ही दिखावा है, ये किस तरह से देखते हैं इसको? उसके दो कारण हैं मुझे जो लगता है। जो आप भोकाल जो बोले, वो भोकाल इसीलिए लेके चलता है कि आप अगर अपना वर्चस्व उस तरीके से दिखाएंगे तो सामने वाला डरेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कुछ सिक्योरिटी रीजंस प्रॉब्लम होते तभी आपको उतना वो भोकाल लेके आपको घूमना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिक्योरिटीज़ भी किसी कलाकार को, किसी को आ जाता है, तभी वो लेके ज़रूरी होता है। एंड ऑफ द डे एक पब्लिक जो फिगर होता है, पब्लिक फिगर को बहुत केयरफुली चलना बहुत ज़रूरी है, और शोबाजी भी ज़रूरी है, लेकिन शोबाजी के साथ वो टैलेंट भी ज़रूरी है। आप अगर शोबाजी लेके ही चलोगे और आपके पास अगर वो टैलेंट नहीं है तो आप सिर्फ चमक से चल रहे हो, और चमक से कुछ दिनों तक ही चलोगे, उसके बाद जब गायब हो जाओगे आप दिखोगे नहीं दुनिया में। सर, बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है आपसे, कितने सारे बात को, कितने सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, लेकिन कितना करूं मैं, और समय का पीछे लाइन में भी खड़े हैं लोग और भी आने का, तो फिर भी सर कुछ जान लेते हैं आपसे। सर, अपने बैकग्राउंड के, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है? मैं एक्चुअली मेरा शुरुआत में 2007 से मैं इंडस्ट्री में आया, और उससे पहले एक्चुअली मैं स्पोर्ट्समैन था। और मैं आज अगर मैं एक संगीतकार नहीं होता, कलाकार नहीं होता, तो मैं शायद इंडियन आर्मी में या तो फोर्स पे रहता, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फोर्स का डिसिप्लिन और फोर्स का जो सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। और जिस दिन से संगीत में आया उसके बाद से मेरे सिस्टम सब हिल गए थे, और बहुत ही हमारे जो ग्लैमर वर्ल्ड में चला गया था बीच में,
तो उससे हेल्थ इश्यूज़ होना चालू हो गया, फिर से अभी स्पोर्ट्स में फिर आ गया। तो ये मेरा जर्नी है। बाकी मैंने संगीत, मैंने क्लासिकल सीखा है। आपके फैमिली में है कोई संगीत? मेरे मम्मी गाती थी, लेकिन वो कभी स्टेज पे गा नहीं पाई, इसीलिए क्योंकि वहाँ शौकिया नहीं, उन्हें सीखा था, लेकिन वो शौक़ पूरा इसलिए क्योंकि हम गांव में थे। तो गांव में क्या होता था कि उनका जल्दी से शादी करा दिया गया। तो जहाँ शादी करा दिया गया वहाँ पे वो गाना बजाने का माहौल नहीं, मेरे पिताजी के उस तरफ कोई माहौल नहीं था गाने का, तो गाना उधर ही ख़त्म हो गया। तो आपके जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, उनका नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी हैं। बहुत सारे कारणों हैं, जैसे उनके जो वहाँ पे क्लीन अप अभियान चालू किए हैं हिंदी, और वो हिंदी इतना अच्छा बोलते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं में उनका अच्छा एक प्रभाव हो गया है। तो आप कैसे देखते हैं उनको, और किस तरह से? मैं पॉलिटिकली कहीं जुड़ा ही नहीं हूँ आज तक, तो मुझे इससे मालूम नहीं है। ये मालूम है कि वो हमारे सीएम हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं, और मैंने उनसे आज तक मेरा रूबरू नहीं हुआ है। हालांकि 2 साल पहले, 1 साल पहले मुझे बीजेपी की तरफ से भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वरिष्ठ जितने भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स किरण रिजिजू जी, सब जितने भी असम के वरिष्ठ नेता, नॉर्थ ईस्ट के जितने सब आए थे, वो प्रेजेंट थे। हेमंत जी से मेरा मुलाकात आज तक नहीं हुआ क्योंकि मैं मुंबई में जल्दी आ गया था। और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल अपनी जगह में होना चाहिए। हम कलाकार लोग ये जानते भी नहीं, लेकिन देश अलग तरीके से जा रहे हैं, चारों तरफ कलाकार कम हो गए, अभी पॉलिटिशियन ज़्यादा हो गए। तो मुझे लगता है कि देश को अच्छे से वो लोग संभालें और सबको शांति दे, क्योंकि उन लोगों के भरोसे ही आम जनता रहती है। असम में कुछ हिंसक चीज़ें भी देखने को मिला, कई जगह पे दंगा फसाद भी देखने, तो कैसे देखते हैं, क्यों हो रहा है इसे? हमारा असम में सब शांति है, सब शांति है। हमारा असम में सब कुछ शांति है। न असम में, नॉर्थ ईस्ट पे भी बहुत शांति है। नॉर्थ ईस्ट को जब बिगड़ा दिया जाता है तभी थोड़ा अशांति होता है। अभी जैसे मणिपुर का जो चल रहा है, मैंने मणिपुर के लिए अभी हाल ही में गाना गाया है, तो वो सिचुएशन इसलिए दुखदायक था क्योंकि उसमें पॉलिटिकली कुछ तो एक गड़बड़ जुड़ा हुआ था जो हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग जाते हैं। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, नॉर्थ ईस्ट बहुत सेफ एरिया है। लोग बाहर अफवाहें पहले फैलाते थे, और बीजेपी सरकार, मैं बीजेपी का नूहू नहीं फिर भी बोलता हूँ, जब बीजेपी शासन आने के बाद तो नॉर्थ ईस्ट को और ज़्यादा इंडिया से कनेक्टेड उन लोगों ने ज़्यादा करा दिया है। और सब उधर लोग जाते, घूमने जाते, एंजॉय करने जाते। डिस्टर्बेंसेस जहाँ है, और जितना भी ये जो दंगे फसाद जो आप बोल रहे हैं, मैं असम का बच्चा हूँ तो मेरे उधर दंगे फसाद नहीं। अपना सरकारी काम जो वो लोग करना चाहते हैं, वो अवैध जैसे ज़मीन दखल ये सब, वो तो अपने कार्य करेंगे। तो आप अगर कहीं जगह पे गलत किए हो तो वो जगह में अगर मैं आप बोलूँगा कि आपको ये मत करो, तो ये सब होता रहेगा। तो मेरे तरफ से तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस गाना गाने के लिए। आपके फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा है, और मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी सी बच्ची है, और सब संगीत के बाहर है। नहीं, सब संगीत के बाहर है। बस मैं ही उन लोगों को तंग करता हूँ, और कई सपने लेके मुंबई में हूँ अभी। कई सपने लेके मुंबई में हूँ, गाने गा रहा हूँ मैं। 5 टीवी शोज़ में था, नेशनल टीवी शोज़ में, नेशनल इंटरनेशनल टीवी शोज़ में था, और अभी प्लेबैक कर रहा हूँ अच्छे। आपकी मम्मी कभी आपको टीवी पे देखती होगी, यार आप इतने बड़े आदमी बन गए, तो क्या बोलती है? वो कुछ नहीं बोलती है, उनको लोग बोलते तो खुश हो जाती, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कुछ आज तक कर नहीं पाया, क्योंकि मुंबई का चकाचौंध अलग दुनिया है, और हम अपने तकलीफ़ों को और अपने आप को आगे ले जाने के लिए जो संघर्ष हमारे ज़रूरी है उसमें मैं लगा हूँ। तो मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने कुछ अभी तक कर नहीं पाया, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ, ताकि मैं अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि पूरा जीवन मम्मी और पापा ने ही मेरे को दे दिया है। मैं चाहता था बहुत बड़ा एक नहीं सरकारी नौकरी में
ईश्वर करता तो मैं रह जाता तो शायद आज मम्मी पापा को उतना तकलीफ़ नहीं देता। तो संगीतकार होना ही एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि वो आज मुझे लाखों लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पीछे की जो वेदना है वो उन लोगों को हम बताने हुए। हमारा काम है हंसना, उन लोगों को खुशी देना, उन लोगों के लिए सब कुछ। तो आपके ये सब उसी चीज़ में आता है कि कलाकारों को भी पैसे ज़रूरी होता है नहीं, कलाकार सिर्फ आपको खुश करने लग जाएंगे तो उसको घर कैसे चलेगा। मेरा क्वेश्चन भी इसलिए था कि दुनिया में हर कोई जो रिलेशन होते हैं ना, सिर्फ लेने के लिए होता है। माँ बाप ही होते सिर्फ देने के लिए होता है। जो आया तो भी दे रहा है, जाने टाइम भी दे रहा है। तो इसलिए भी बनता है कि माँ बाप को आप कैसे देखते हैं, आपके जीवन में माँ बाप का कितना रोल है, कितना महत्व है? मेरे लिए तो बहुत बड़ा रोल है। मैं तो मेरे घर वालों को तो बोल दिया, मेरे माँ पिताजी के अलावा बाकी मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। मतलब मेरे लिए सर्व परे है वो, मतलब सबसे ऊपर है। मतलब मेरे माँ और पिताजी, और कुछ कर्ज है जो मात्र कर्ज तो कभी कोई पूरा नहीं कर पाता है। पितृ कर्ज तो अपने कर्मों से अपने पूरा किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग खुश रहे। कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है आपको? अभी क्या क्या करके इतना बड़ा मुकाम पर? मैं संगीत में तो ऑलरेडी मैं लिया हुआ हूँ और मेरे ग्रेजुएशन आधा से कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा HS तक ही हुआ है, और जो स्पोर्ट्स में मेरा प्रो डिप्लोमा है, और बेस्ट फाइटर नॉर्थ ईस्ट रह चुका हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट नॉर्थ ईस्ट रह चुका हूँ। उसके बाद तो संगीत ही संगीत है। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू।